दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब शुरू में देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत साधारण सा केस है, लेकिन जब इस पर धीरे धीरे से अपनी पकड़ बनाई जाती है तब पता लगता है कि ये केस इतना भी साधारण नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे उस केस की पेचीदगियाँ समझी जाती हैं, तब जाके कहीं वो केस सुलझता है। और ऐसा नहीं है, पुलिस वालों को भी सलाम कि वो बहुत मेहनत करते हैं केस के कातिलों तक पहुंचने के लिए या किसी भी क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही आज के भी क्राइम में होता है। आज भी एक क्राइम होता है, एक मर्डर होता है। शुरुआती जब देखा जाता है तो पता चलता है केस तो बहुत साधारण सा है, लेकिन जब धीरे धीरे केस खुलता है तो पता लगता है कि अपनों के धोखे की ये एक और कहानी सामने आई है। तो दोस्तों, किसका हुआ था कत्ल और किसने किया था कत्ल, ये हम जानेंगे आज की कहानी में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर आज की ये पूरी कहानी है क्या। उस दिन अप्रैल 2023 की 18 तारीख थी। सुबह के यही कोई 8 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अतर्रा कोतवाली के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला अपने कक्ष में मौजूद थे। वह निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मंथन कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव कर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से किसी महिला के सिसकते हुए पूछा, क्या आप अतर्रा थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं अतर्रा कोतवाली से इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है। उस महिला ने भर्राई आवाज़ में कहा, सर, नरैनी रोड के पास अज्ञात लोगों ने मेरे पति प्रदीप चौरिहा की हत्या कर दी है। मनोज कुमार शुक्ला ने कहा, आप कौन बोल रही हैं और हत्या नरैनी रोड पर किस जगह पर हुई है? घटना स्थल की जगह ठीक से बताइए जिससे कि हम वहां पर आसानी से पहुंच सकें। ज्योति ने कहा, सर, मेरा नाम ज्योति चौरिहा है। आप नरैनी रोड पर राजेंद्र नगर आ जाइए और प्रदीप का नाम पूछ लीजिए। मोहल्ले के लोग उसे रामू के नाम से जानते हैं और वही मेरे पति का मकान है। ठीक है, हम जल्द ही पहुंच रहे हैं, कहकर इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। चूँकि हत्या का मामला था, अतः उन्होंने आवश्यक पुलिस बल साथ लिया और घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया था। थाने से राजेंद्र नगर की दूरी ज़्यादा नहीं थी, अतः कुछ ही देर में वो रामू के मकान पर पहुंच गए। उस समय वहां मकान के बाहर एक भीड़ जुटी हुई थी। मकान के अंदर से चीख चीख कर रोने की आवाज़ें आ रही थी। वह सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ मकान की पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां कमरे में मृतक की लाश पड़ी थी। कमरे के अंदर पड़े फोल्डिंग पलंग पर प्रदीप चौरिहा की लाश पड़ी हुई थी। उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। मृतक के कपड़े खून से तरबतर थे। पलंग के नीचे फर्श पर भी खून जमा था। कमरे में एक छोटी मेज पड़ी थी, उस पर शराब की खाली बोतल और गिलास रखा हुआ था। बाजार का खाना भी पड़ा था। शायद प्रदीप ने कमरे में बैठकर शराब पी थी और आधा अधूरा खाना भी खाया था। मृतक की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी और शरीर स्वस्थ था। इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला अभी घटना स्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अभिनंदन, एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र तथा डीएसपी जियाउद्दीन अहमद भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा अनेक लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ भी की। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए और फिंगरप्रिंट भी उठाए। डॉग स्क्वाड ने भी घटना स्थल की जांच की। शव को सूंघकर भौंकते हुए बगल वाले कमरे में गई और वहां कई चक्कर लगाए और इसके बाद वह जीना उतरकर मकान के पिछले दरवाजे से सड़क पर आई। वह कुछ दूर तक सड़क पर आगे बढ़ी और फिर वापस आ गई। इससे टीम ने अंदाज़ा लगाया कि हत्यारे हत्या करने के बाद बगल वाले कमरे में गए थे।
फिर जीना उतरकर पिछले दरवाजे से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने मकान खंगाला तो पाया कि मकान के जिस हिस्से में प्रदीप रहता था वहां उसने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। पुलिस अधिकारियों को लगा कि वह फुटेज के माध्यम से हत्यारों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निराशा तब हुई जब सीसीटीवी कैमरे बंद मिले तथा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर माने डीवीआर भी गायब था। अधिकारी समझ गए थे कि हत्यारे बेहद चालाक हैं। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की थी और फिर फरार हो गए। घटनास्थल पर मृतक की पत्नी ज्योति चौरिया मौजूद थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। रह रहकर वह बेहोश भी हो जाती थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे धैर्य बंधाया और फिर पूछताछ की। ज्योति ने बताया कि उसके पति प्रदीप चौरिया उर्फ रामू अतर्रा के हिंदू इंटर कॉलेज में लिपिक थे, लेकिन वह शराब के लती थे। कभी वह यार दोस्तों के साथ शराब पीकर घर आते थे तो कभी घर बैठकर ही शराब पीते थे। बीती शाम भी वह शराब की बोतल लेकर घर वापस आए थे। साथ में बाजार से खाना भी पैक करा कर लाए थे। बाहर के खाने को लेकर उसके पति से कहा सुनी भी हुई थी। गुस्से में वह अपनी बेटियों को लेकर बगल वाले कमरे में आ गई थी और इसके बाद वह शराब पीते रहे और उसे भद्दी भद्दी गालियां बकते रहे। उनकी आवाज़ जब बंद हो गई तो वह सो गई। सुबह वह सोकर उठी तो उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने पति को आवाज़ खोलने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मन में घबराहट हुई तो उसने भूतल पर रहने वाली किराएदार राखी राठी को कॉल की और दरवाजे की कुंडी खोलने को कहा। राखी तब ऊपर आई और दरवाज़ा खोला। इसके बाद वह राखी के साथ पति के कमरे में पहुंची। वहां उनकी लाश पलंग पर पड़ी थी। यह देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। पति का गला कटा हुआ था। घटना की जानकारी उसकी सास निर्मला देवी और देवर संदीप चौरिया को हुई तो वो भी मौके पर आ गए और इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। निरीक्षण और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके की कार्यवाही निपटाकर प्रदीप के शव को पोस्टमार्टम हेतु बांदा के जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद ज्योति की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। चूंकि लिपिक की हत्या का मामला संगीन था, इसलिए एसपी अभिनंदन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और मामले के खुलासे के लिए इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसका निर्देशन एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र को सौंप दिया। इस गठित पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रदीप की मौत सांस की नली व गले की हड्डी कटने तथा अधिक खून बहने से हुई थी। हत्या का समय रात 2 व 3 बजे के बीच में बताया जा रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने मृतक की पत्नी ज्योति से पूछताछ की तथा उसका बयान दर्ज किया। बयान में ज्योति ने कहा कि उसके पति की हत्या संपत्ति विवाद में हो सकता है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके देवर संदीप उर्फ श्यामू ने की है। संपत्ति को लेकर उसके पति और देवर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। संदीप चौरिया संदेह के घेरे में आया तो पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन संदीप ने भाई की हत्या से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि भाई की हत्या में ज्योति भाभी का ही हाथ है। भाभी का चरित्र पाक साफ नहीं है। भाभी से मिलने कोई युवक आता था। भाभी उसके साथ घूमने भी जाती थी। उस युवक को लेकर भैया भाभी के बीच में झगड़ा भी होता था। संदीप ने कहा कि सुरागसी के लिए भैया ने कमरे के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे और अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करा लिए थे ताकि वह भाभी की गतिविधियों पर नज़र रख सके। लेकिन शातिर भाभी ने फिर भी भैया को मरवा दिया। उन्होंने ही कैमरे बंद किए और डीवीआर गायब किया है। मृतक की मां निर्मला देवी तथा आस पड़ोस के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, कोई युवक है जो निर्मला से मिलने आता है। निर्मला देवी तथा पड़ोसियों ने भी ज्योति के चरित्र पर संदेह जताया। अब तक की जांच पड़ताल में पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि प्रदीप की हत्या किसी नज़दीकी ने की है। प्रदीप की सबसे ज़्यादा नज़दीकी उसकी पत्नी ज्योति ही थी, अतः पुलिस का शक ज्योति पर ही चला गया। पुलिस ने ज्योति से एक बार फिर पूछताछ की, लेकिन वह रोने धोने का नाटक करने लगी और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इस बीच पुलिस टीम ने बहाने से ज्योति का मोबाइल फ़ोन ले लिया।
पुलिस ने ज्योति का मोबाइल फ़ोन खंगाला तो पता लगा कि वह सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। फेसबुक के जरिए वह कई युवकों के संपर्क में थी। उनमें से संजय सिंह नाम के युवक से वह सबसे ज़्यादा बात करती थी। इसके बाद पुलिस ने ज्योति के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें एक फ़ोन नंबर ऐसा मिला जिस पर उसकी सबसे ज़्यादा और लंबी लंबी बातें होती थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर बांदा के शुकुल कुआं निवासी संजय सिंह का निकला। पुलिस को घरवालों और पड़ोसियों की पूछताछ में पहले ही पता चल चुका था कि प्रदीप की गैर मौजूदगी में ज्योति के पास एक युवक आया करता है। ज्योति पर पुलिस का शक यूं ही नहीं गहराया था, बल्कि कई ठोस कारण थे। प्रथम, उसने हत्या की जानकारी अपनी सास, देवर व पड़ोसियों को नहीं दी थी। दूसरा, घर के अंदर बाहर जाने के दो रास्ते थे, मेन गेट तथा पीछे का दरवाज़ा। मेन गेट किराएदार राखी राठी खोलती व बंद करती थी, जबकि पीछे का दरवाज़ा ज्योति संभवतः पीछे के दरवाजे से ही हत्यारे आए थे और दरवाज़ा ज्योति ने ही खोला था। तीसरा अहम कारण था कि घटना सीसीटीवी फुटेज में ना दिखे, इसलिए ज्योति ने ही कैमरे बंद किए और डीवीआर भी गायब कर दिया था। पुलिस टीम ने एक बार फिर से ज्योति चौरिहा से पूछताछ की, लेकिन वह रोने धोने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि पति की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने पति की हत्या देवर संदीप ने की है, लेकिन पुलिस अब इसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लिहाजा पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। इस पर ज्योति ने कहा, सर, मेरे पति की हत्या हुई है और आप लोग मुझे ही धमका रहे हैं जैसे मैंने ही उन्हें मारा है। मेरे देवर ने पति की हत्या की है और आप लोग उसे क्यों नहीं पकड़ते? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? जांच के नाम पर आप लोग मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं आप लोगों की शिकायत बड़े साहब से कर दूंगी। ज्योति की बात सुनकर इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला का चेहरा तमतमा गया और वह बोले, तुम हम लोगों की शिकायत कप्तान साहब से भले कर देना, लेकिन फ़िलहाल तुम मुझे यह बताओ कि तुम संजय सिंह से मोबाइल फ़ोन पर इतनी अधिक और लंबी लंबी बातें क्यों करती थी? संजय सिंह तुम्हारा कौन है? ज्योति ने कहा, संजय सिंह मेरे मायके में पड़ोस में रहता है। अगर उससे बात कर लेती हूँ तो इसमें क्या बुरा है? मैं यह कहाँ कह रहा हूँ कि किसी से बात करना बुरा है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि प्रदीप की हत्या से पहले और बाद में संजय से तुम्हारी क्या बातें हुई थी? मनोज कुमार शुक्ला ने पूछा। इस बात से ज्योति के चेहरे का रंग उड़ गया। खुद को संभालते हुए उसने कहा, संजय सिंह तो पिछले एक सप्ताह से मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मेरे पास गलत जानकारी नहीं है। यह देखो कॉल डिटेल्स, इसमें सब लिखा है कि तुमने कब कब उससे बातें की हैं। कॉल डिटेल्स दिखाते हुए इंस्पेक्टर शुक्ला ने उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला तो वह चुप हो गई। उन्होंने थोड़ी और सख्ती की तो ज्योति टूट गई और उसने पति की हत्या प्रेमी द्वारा कराने का जुर्म कबूल कर लिया। ज्योति चौरिहा से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस हत्या में शामिल उसके प्रेमी संजय सिंह और संजय के दोस्त राघवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में इस प्रेम प्रसंग की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें ज्योति ने प्यार के भंवर में फंसकर अपने ही पति की जीवन ज्योति बुझा दी। बुंदेलखंड का बांदा जिला यूपी राज्य का एक चर्चित जिला है। केन नदी के किनारे बसा यह शहर कई मायनों में मशहूर है। केन नदी से निकलने वाला सजर पत्थर आभूषणों की शोभा बढ़ाता है। इस बहुमूल्य पत्थर का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। इसी बांदा जिले का एक व्यावसायिक कस्बा अतर्रा है। अतर्रा से धार्मिक नगरी चित्रकूट काफ़ी नज़दीक भी है। इसी अतर्रा कस्बे के नरैनी रोड पर राजेंद्र नगर मोहल्ले में राम प्रताप चौरिहा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी निर्मला के अलावा 4 बेटे प्रदीप व संदीप थे। राम प्रताप की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कस्बे में उनका 2 मंजिला मकान भी था और साथ ही कुछ कृषि भूमि भी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही घर और जमीन का बंटवारा दोनों भाइयों के बीच कर दिया था। उनकी पत्नी निर्मला छोटे बेटे संदीप के साथ ही रहती थी। राम प्रताप चौरिहा का बड़ा बेटा प्रदीप चौरिहा उर्फ रामू अतर्रा कस्बा के हिंदू इंटर कॉलेज में लिपिक के पद पर कार्यरत था। उसकी शादी ज्योति से करीब 8 साल पहले हुई थी। शादी के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच ज्योति ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बेटियों के जन्म से यहाँ ज्योति बहुत खुश थी।
वहीं उसका पति प्रदीप और सास निर्मला खुश नहीं थे। वो दोनों बेटा चाहते थे ताकि वंश की बेल जो है वो आगे बढ़ती रहे। ज्योति खूबसूरत, पढ़ी लिखी, जवान व आधुनिक विचारों वाली युवती थी। वह 2 बच्चों की माँ जरूर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। ज्योति ने शादी से पहले जिस खूबसूरत राजकुमार के सपने सजोए थे, वैसा उसका पति नहीं था। उम्र में वह उससे बड़ा था और रंग भी सांवला था। बेमेल होने के कारण वह उसे पसंद नहीं करती थी। प्रदीप चौरिहा सरकारी नौकरी में था। घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बावजूद भी ज्योति को यह बात हमेशा सालती रहती थी कि उसका पति उम्र में उससे बड़ा है, और यही टीस कभी दर्द बन जाती तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। हालांकि लड़ाई झगड़ा प्रदीप को पसंद नहीं था, लेकिन वह मजबूर था। प्रदीप शराब का भी लती था। शराब पीकर घर आना फिर बकवास करना ज्योति को कतई पसंद नहीं आता था। इस बात को लेकर भी दोनों में कलह होती रहती थी। लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया तो उनके संबंधों में दरार आने लगी। ज्योति को मोबाइल का शौक था। वह अक्सर फेसबुक खोलकर चैटिंग करने बैठ जाती थी। रात में घर के सारे काम निपटाकर ज्योति चैटिंग करने बैठती तो दूसरी ओर संजय सिंह ऑनलाइन मिलता, जैसे वह पहले से ज्योति का इंतज़ार कर रहा होता था। ज्योति से चैटिंग करने में संजय सिंह को भी बड़ा मज़ा आता था। ज्योति की प्यार भरी बातों से संजय की दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। ज्योति से चैटिंग करके वह तरोताज़ा महसूस करता था, और चैटिंग द्वारा ज्योति और संजय एक दूसरे से घुल मिल गए थे। एक दिन संजय ज्योति से चैटिंग कर रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने पूछा, हेलो कौन? हेलो संजय, मैं ज्योति बोल रही हूँ। वही ज्योति जिससे आप चैट कर रहे हो? संजय ने खुश होते हुए पूछा। ज्योति जी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ज्योति ने कहा, लगन सच्ची हो और दिल में प्यार हो तो सब कुछ मिल जाता है, नंबर क्या चीज़ है। ज्योति की आवाज़ में मिठास थी। उससे बातें करते हुए संजय को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने चैटिंग बंद करके पूछा, ज्योति जी आप रहती कहाँ हैं? अतर्रा कस्बे के नरैनी रोड पर राजेंद्र नगर मोहल्ले में। मेरे पति प्रदीप चौरिहा हिंदू इंटर कॉलेज में लिपिक हैं। पति के साथ ही रहती हूँ। और आप कहाँ रहते हैं? मैं बांदा शहर के शुक्ल कुआं मोहल्ले में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और जॉब के सिलसिले में कभी कभी दिल्ली भी जाना पड़ता है। दोनों के बीच बातचीत हुई तो दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। अब उनकी रोज़ मोबाइल फ़ोन पर बातें होने लगी। कभी ज्योति संजय को फ़ोन करती तो कभी संजय ज्योति को। उनके बीच अब रस भरी बातें होने लगी थी, हंसी ठिठोली भी होने लगी थी, और उनके बीच प्रेम संबंध भी हो गए। उन्माद की तरंगें दोनों तरफ से उठने लगीं तो दोनों मिलने को उत्सुक हो गए। एक रोज़ फ़ोन पर बात करते समय संजय सिंह ने आमने सामने मिलने की इच्छा जताई। ज्योति ने पहले तो आनाकानी की, फिर मिलने को राजी हो गई, और दोनों ने दिन, तारीख और समय भी निश्चित कर लिया। पहचान के लिए उन्होंने अपने पहनावे की भी जानकारी एक दूसरे को दे दी। निश्चित दिन तारीख पर संजय सिंह अतर्रा कस्बा स्थित एक रेस्टोरेंट में आ गया। वहाँ से उसने ज्योति को फ़ोन किया तो ज्योति भी कुछ देर के बाद रेस्टोरेंट में आ गई। पहनावे से दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। खूबसूरत ज्योति को संजय सिंह ने देखा तो पहली ही नज़र में वह उसके दिल में रच बस गई। ज्योति भी हैंडसम संजय सिंह को देखकर खुश हुई। उस रोज़ संजय और ज्योति के बीच में खूब प्यार भरी बातें हुई। ज्योति ने संजय को अपना घर भी दिखाया, लेकिन सचेत किया कि वह घर तभी आए जब वह फ़ोन पर बुलाए। इसके बाद संजय और ज्योति की मोहब्बत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक रोज़ ज्योति का पति प्रदीप कॉलेज के काम से प्रयागराज गया तो ज्योति ने संजय को अपने घर बुला लिया। उस रोज़ न संजय अपने पर काबू रख सका और ना ही ज्योति। दोनों ने सारी मर्यादाएं तोड़ के एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध स्थापित किए। वहीं ज्योति भूल गई थी कि वह ब्याहता है और बच्चों की माँ भी है। उसे ना तो बच्चों के भविष्य की चिंता हुई और ना ही पति के साथ विश्वासघात की। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर बढ़ता ही गया। प्रदीप जिस दिन कस्बे से बाहर जाता उस दिन ज्योति आशिक संजय को घर बुला लेती और उसके साथ खूब रंगरलियाँ मनाती। संजय जब भी आता ज्योति मकान के पिछले दरवाजे को खोल देती थी और उसी दरवाजे से बाहर भी भेज देती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी जिससे किसी को उसके आने की खबर ही ना हो।
दरअसल मकान का मेन गेट सड़क की ओर था, जिससे चहल पहल भी रहती थी, जबकि पीछे का दरवाजा सुनसान रहता था। ज्योति मकान के प्रथम तल पर रहती थी, जबकि भूतल पर किराएदार राखी राठी रहती थी। वही मेन गेट खोलती और बंद करती थी। ज्योति की सास निर्मला छोटे बेटे के साथ अलग मकान में रहती थी। गर्म मिजाज के कारण उसकी ज्योति से पटती ही नहीं थी। ज्योति बड़ी सावधानी से अपने आशिक से मिलन करती थी। इसके बावजूद भी एक रोज़ उसका भांडा फूट गया। उस रोज़ घर के पिछले दरवाजे से किसी युवक को घर से बाहर निकलते समय सास निर्मला ने देखा तो उनका माथा ठनका। वह जान गई कि बहू कुलच्छनी है। उन्होंने ज्योति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रदीप से शिकायत कर दी। इस पर प्रदीप ने ज्योति से सवाल जवाब किया और उसकी पिटाई भी कर दी। पति की पिटाई ने आग में घी डालने का काम किया। वह प्रदीप को नापसंद तो पहले से करती थी, अब उसने उसे पूरी तरह से दिल से निकालकर प्रेमी संजय को दिल में बसा लिया। इधर ज्योति की निगरानी के लिए प्रदीप ने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए और अपने मोबाइल से कनेक्ट भी करवा लिए, ताकि वह पत्नी की गतिविधियों पर नज़र रख सके। सीसीटीवी कैमरे लग जाने से ज्योति और संजय डर गए। संजय और ज्योति का मिलन भी बंद हो चुका था, लेकिन ज्योति शातिर दिमाग की थी। उसने प्रेमी से मिलन का दूसरा रास्ता निकाल लिया। वह सामान खरीदने के बहाने घर से निकलती और कस्बा के होटल रूम बुक कराकर संजय को बुला लेती और फिर मिलन करके वापस आ जाती। घर के बाहर जाने को लेकर ज्योति और प्रदीप में खूब बहस होती और मारपीट भी हो जाती। ज्योति कहती, तुम मेरे पाँव में बेड़ियाँ डालना चाहते हो ना, लेकिन मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। घर में कलह के कारण प्रदीप भी परेशान रहने लगा। वह शराब भी अधिक पीने लगा। संपत्ति को लेकर भी अपने छोटे भाई संदीप चौरिहा से भी भिड़ जाता और मारपीट करता। माँ को भी खरी खोटी सुनाता था। जमीन के एक टुकड़े को लेकर उसका विवाद चल रहा था। माँ उस टुकड़े को संदीप को देना चाहती थी, जबकि प्रदीप उस पर अपना अधिकार जमा रहा था। ज्योति अब तक पति की शराबखोरी, मारपीट और शक से ऊब चुकी थी। वह पति से छुटकारा पाकर प्रेमी संजय सिंह के साथ खुशहाल जीवन बिताने के सपने संजोने लगी। यही नहीं, वह पति को हलाल कर उसकी सरकारी नौकरी तथा संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहती थी और इसके लिए वह हर रोज़ ताने बाने बुनने लगी। इधर ज्योति और प्रदीप में इतनी ज़्यादा दरार पड़ गई थी कि उनका झगड़ा हर रोज़ किसी न किसी बात पर होने लगा था। प्रदीप घर में खाना भी नहीं खाता था और बाजार से खाना लेकर घर आता था। वह पहले शराब पीता, ज्योति को गालियाँ बकता और फिर खाना खाता था। 17 अप्रैल 2023 की सुबह अवैध संबंधों को लेकर ज्योति और प्रदीप में खूब झगड़ा हुआ। मारपीट कर जब प्रदीप कॉलेज चला गया तो ज्योति ने संजय को फ़ोन कर घर बुला लिया। उसने संजय से स्पष्ट कहा कि अब यदि उसे अपनी बनाना चाहता है तो उसे उसके पति को ठिकाने लगाना होगा। उसकी मौत के बाद उसे सरकारी नौकरी तथा संपत्ति मिल जाएगी और फिर वह उससे शादी करके जीवन भर ऐश करेगी। चूँकि संजय सिंह ज्योति का दीवाना था, इसलिए वह ज्योति के पति प्रदीप चौरिहा की हत्या करने को राजी हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। संजय सिंह ने हत्या की इस योजना में अपने दोस्त राघवेंद्र सिंह को भी शामिल किया। वह बांदा जिले के थाना मैलानी के रसड़ा गांव का रहने वाला था। दोस्ती और पैसों की लालच में वह उसका साथ देने को राजी हो गया। योजना के तहत संजय सिंह ने फ़ोन करके राघवेंद्र सिंह को अतर्रा बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक तेज़ धार वाला चाकू अतर्रा बाजार से खरीदा और उसे सुरक्षित रख लिया। रात 10 बजे दोनों ने शराब पी और होटल में खाना खाया और फिर वह नरैनी रोड आ गए और ज्योति के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। इधर गुस्से में आग बबूला प्रदीप चौरिहा देर शाम खाना और शराब की बोतल लेकर घर आया। कमरे में बैठकर उसने शराब पी और ज्योति को खूब गालियां बकी। उसके बाद वह आधा अधूरा खाना खाकर पलंग पर पसर गया। प्रदीप जब नशे में खर्राटे भरने लगा तो ज्योति ने योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और डीवीआर भी गायब कर दिया। इसके बाद वह दूसरे कमरे में आकर लेट गई। उसने दोनों बेटियों को भी सुला दिया। रात के 12 बजे जब सन्नाटा पसर गया तब ज्योति ने संजय सिंह को फ़ोन करके घर बुलाया। संजय अपने दोस्त राघवेंद्र के साथ घर आया तो ज्योति ने चुपके से
पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को घर के अंदर लिया। रात 2 बजे के लगभग ज्योति चौरिहा संजय सिंह और राघवेंद्र सिंह प्रदीप के कमरे में पहुंचे। ज्योति और राघवेंद्र सिंह ने गहरी नींद में सो रहे प्रदीप के पैर दबोच लिए तथा संजय सिंह ने उसका गला रेत दिया। चूँकि लाश ठिकाने लगाना नामुमकिन था, अतः उन तीनों ने प्लान की तैयारी कर ली। इस प्लान के तहत संजय सिंह ने ज्योति को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर दोनों फरार हो गए। प्लान के तहत ज्योति ने सुबह दरवाज़ा पीटना शुरू किया तथा प्रदीप को आवाज़ दी। इसके बाद ज्योति ने किराएदार राठी राखी को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाया। उसने यह भी बताया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। राखी के साथ ज्योति जब पति के कमरे में गई तो पलंग पर पति की लाश देखकर वह रोने धोने का नाटक करने लगी। 21 अप्रैल 2023 को पुलिस ने हत्यारोपी ज्योति चौरिहा, संजय सिंह तथा राघवेंद्र सिंह को बांदा कोर्ट में पेश किया और जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया। पिता की हत्या और मां के जेल जाने से मासूम दोनों बेटियां सहम गई थीं। वे दोनों दादी निर्मला देवी के संरक्षण में रह रही थी। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि कहानी बेहद ही अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाली है। वैसे ये कोई नई कहानी नहीं है। नाजायज़ रिश्तों से ओतप्रोत कत्ल की कहानियाँ हम पहले भी सुन चुके हैं और हकीकत यही है कि नाजायज़ संबंधों का अंत कभी भी सुखद नहीं होता। तो दोस्तों, सतर्क रहें और सावधान रहें और इन सब रिश्तों में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब शुरू होता है आपके सब कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। मुझे जो सबसे पहले कमेंट किया है वो है सनी भंडारी जी। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है यस किडनैपिंग एंड मर्डर केस पे। उन्होंने लिखा है सो सैड स्टोरी। तो यही होता है सनी भंडारी जी, कई बार क्रिमिनल्स के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। एक आम लोग भी जब क्रिमिनल बनते हैं तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है। और एक मासूम से बच्चे को उन्होंने पहले किडनैप किया और उसके बाद बेरहमी से मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको संतान चाहिए थी और उन्होंने दूसरे संतान की बलि दे दी। तो यही होता है सर। बट तहे दिल से धन्यवाद कि आप सपोर्ट करते हैं और रेगुलर आप कमेंट करते हैं। तो बस ऐसे ही अपना कमेंट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच सर। इसके अलावा मेरे पास मेल आया है राम कृपाल जी का, और राम कृपाल जी ने भी यश किडनैपिंग एंड मर्डर केस में कमेंट किया है कि लोग कितना निर्दयी हो गए हैं। तो ये हकीकत है सर कि आज की डेट में मुझे लगता है कि लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का घर उजाड़ने से भी पीछे नहीं हटते, जैसा कि इस केस में हुआ है। बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी हैं लोग जो बहुत अच्छे भी होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। बस ऐसे ही अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।